नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पुंछ का दौरा कर वहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने गोलाबारी से प्रभावित हुए परिवारों से भी मुलाकात की और साथ ही साथ गोलाबारी के अपनों को खोने वाले परिवारों से भी सहानुभूति व्यक्त की है। उपराज्यपाल ने बताया कि यहाँ सरकार लगातार काम उन्हीं लोगों के लिए कर रही है जिन्हें परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन पीड़ितों की हर संभव मदद करने को सरकार प्रतिबद्ध है और जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पुंछ के गुरुद्वारा साहिब में उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में बताया कि पहलगाम हमले के बाद देश भर के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबाल पर था और हर कोई इस आतंकी मुल्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। हमारे सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तान में तबाही मचाकर उसके कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के साथ साथ कई आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। उपराज्यपाल ने बताया कि पुंछ और राजौरी के इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों को बेहद नुकसान उठाना पड़ा और सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता और पुनर्वास करने को प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने इस गोलाबारी में अपनों को खोया, उनके परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मैं गया था। पुंछ राजौरी नहीं आ सका था, इसलिए हम और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ईश्वर की कृपा से घायलों में सभी लोग ठीक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी पाकिस्तान की बमबारी में है जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी अविलंब हम देंगे। बंकर की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब जरूरतें ज्यादा महसूस हो रही तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं। एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा कर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है सर। हाँ, मुझे फक्र है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। एक तो राजकुमार थापा जैसे बहादुर अधिकारी ने शहादत दी लोगों की मदद करने में, और नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी अधिकारी, मैं समझता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बिना आवाम की खिदमत में सदैव डटे रहे। बतौर हेड जम्मू कश्मीर एज ए गवर्नर पहले भी 2-3 जगह कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वाकया जो पाकिस्तान ने एक ब्रूटल एक्ट किया था हमारे पहलगाम में, हमारे इनोसेंट लोग 26 लोगों को शहीद किया, उसके बाद ये वाकया एक बाजानिब था हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और सबक सिखा भी दिया गया। जैसा 22 अप्रैल की घटना के बाद ही तो बैसरम घाटी में पहलगाम में हुई थी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसा सबक मिलेगा जैसा वो सपने में नहीं सोचे होंगे। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय सेनाओं पर, जिन्होंने बड़े ही सटीक ढंग से, संवेदनशील ढंग से वहीं आक्रमण किया जहां आतंकवादी थे या उनके कैंप थे। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत की सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया था, पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर आक्रमण मान करके निर्दोष नागरिकों को, धार्मिक प्रतिष्ठानों को, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ताकि समाज में विभेद पैदा हो, इस घृणित स्तर पर वो उतर आया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर उतर आया। तब भारत की सेनाओं ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान का कोई ऐसा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। फिर 3 दिन में ही वो घुटने पर आ गया, दुनिया भर में जाकर के रोना धोना शुरू किया, भाई अब बचाइए। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है। हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी अभी याद होगा, क्योंकि अब की बार अगर उसने आतंकवादी हमला किया
मुझे लगता है कि सबक इससे भी कड़ा और ज्यादा होगा। दूसरी ओर उपराज्यपाल ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय का भी दौरा किया। वहां पर सेना और बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशियां देश के इन वीरों के साथ साझा की है। बताते चलें कि आज देश के 140 करोड़ लोग अपने सशस्त्र बलों पर गर्व कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने भी ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों के प्रति देश की जनता की प्रतिबद्धता और विश्वास और गहरा हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। आपके शौर्य और पराक्रम से पूरा देश गौरवान्वित है और भारत के 140 करोड़ लोग पहले से भी सेना पर गर्व करते रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके पराक्रम को, आपके शौर्य को देखते हुए वो प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है, बढ़ी है। दुनिया में भी ये बात समझ में आ गई है कि अब भारत वो भारत नहीं है जिसके बारे में कुछ लोगों को गलत धारणा थी। ये सच है कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जल्द ही दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। सहयोगी इंडिया सेवा भारती सीमा फाउंडेशन ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय के लिए आज देश के वीर जवानों को सम्मानित किया। फाउंडेशन द्वारा आरसपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को फूल मालाएं पहनाकर उनका मान बढ़ाया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अश्वनी जोजरा सहित अन्य सदस्यों और आम नागरिकों ने भी आईबी की सुरक्षा करने और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को नाको चने चबाने के लिए भारत की पहली रक्षा पंथी यानी कि जो पहली रक्षा पंथी है बीएसएफ, तहे दिल से उसका आभार जताते हुए देश उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा, इस तरह से बात रखी। सभी क्लैप करें। ये ऑपरेशन सिंदूर की विजय के भारतीय सीमा सुरक्षा बल को सम्मानित करने आप देख रहे हैं कि आज सिर्फ ये फूलों के हार नहीं है, ये भारतवासियों के जज्बातों के हार हैं। आज यहाँ प्रण लिया गया है। ये सिर्फ आधे घंटे का सम्मानित समारोह नहीं था। आज जवानों को, उनके परिवारों को और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए समाज ऋणी है। ये उस ऋण का एक छोटा सा अंश चुकाने के लिए आज हमारे भारतवासी यहाँ आए हैं। मैं आज प्रण लेता हूँ और सारा हिंदुस्तान इन सैनिकों के साथ है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल इंडियाज एशियाज बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है और इसने बता दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारी आंख उठेगी इस तरफ और हम तुम्हारे घर उजाड़ के रख देंगे। क्योंकि इस भारत सरकार का सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं हुआ, आर्मी के ऊपर अटैक नहीं हुआ। देखो, भारत शांति प्रिय देश था, सनातन धर्म है, लेकिन उसने किसी को हाथ नहीं किया, किसी को घायल नहीं किया। उन्होंने मिलिटेंट्स के जो ठिकाने थे उनको निस्तो नबूद किया है, ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां, आपने सुना मीडिया के थ्रू कि उनके जो बड़े गद्दावर और बड़े सरगना थे वो बाद में रोए हैं जब उनके परिवार नष्ट हुए थे। जवान है, ये जिस तरह बहादुरी से इन्होंने इन 4-5 दिनों में बहादुरी से जंग किया, आप समझ सकते हैं हमें इनका कितना गौरव है, इनकी इज्जत है कि मैं इस उम्र में आज जम्मू से खुद गाड़ी चला के आ गया कि इन जो यहाँ पर हमारे बेटे और बेटियाँ जो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, हमें ये बहुत ही बधाई का दिन है, बहुत गौरव का दिन है जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का मुकाबला किया। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से बसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का हवाला देते हुए उम्मीद जताई है कि इन लोगों को जल्द यहां से बाहर निकालने के लिए काम किया जाएगा। और भाजपा ने सरकार द्वारा, आप देखिए किस तरह से, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ने के लिए यहां उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पर कह चुकी है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर कोई भी आकर बस जाएगा। भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिफ्यूजियों को लेकर बनाए गए एक्ट पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और हम ऐसे लोगों को यहां रखने की पाबंद नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की जनता भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से तंग आ चुकी है, लिहाजा अब उन्हें यहां से
अपना बोरिया बिस्तर गुल करके यहाँ निकल जाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और जो अब देखने को मिल रहा है कि काफी सालों से यहाँ एक इश्यू बांग्लादेशी और रोहिंग्यास का भी था, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खासतौर से जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, उसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने हर यूटी और हर स्टेट को एक डायरेक्शन दी है कि वेरीफाई किया जाए बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की आइडेंटिटी को, कि कैसे उनके आधार कार्ड बने, कैसे उनके वोटर कार्ड बने और उनको डिलीट किया जाए। पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं, केंद्र सरकार इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बार सीरियसली इनको बाहर वापस भेजना चाहती है। वो कह रही है कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाए, डिटेंशन सेंटर्स में इनको रखा जाए और इनकी वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको डिपोर्ट किया जाए। मुझे लगता है कि इनके साथ कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की बाद में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का हवाला देती हैं कि इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रखा जाए। अगर इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का कोई महत्व नहीं रहता। तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया इज नॉट ए धर्मशाला। भारत जो है एक धर्मशाला नहीं है, जो भी आएगा और यहाँ बस जाएगा। हमारे अपनी यहाँ की संख्या 140 करोड़ की है। जो हमारे यूथ है वो जॉब नहीं पा पाते, जो वेलफेयर स्कीम्स है सरकार की वो कहीं ना कहीं ये लोग ले जाते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तानी जो यहाँ रह रहे थे कि सरकार की स्कीमों का फायदा उन्होंने लिया, और हमारे अपने जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको ये चीजों से महरूम रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग अपने यहाँ पर जाएं, क्योंकि कहीं भी हमने सिग्नेटरी अथॉरिटी के तहत यूएन का जो एक्ट बना था रिफ्यूजीज का, उसके हमने सिग्नेचर नहीं किए हुए कि हम पाबंद हैं कि हमें इनको यहाँ रखना है। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारे देश में देशद्रोही आतंकवादी हरकतें कर रहे हो, यहाँ पर मर्डर्स कर रहे हो, यहाँ पर ड्रग्स फैलाने का काम कर रहे हो। खासतौर से जम्मू कश्मीर की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कारनामा किया जाए, इसीलिए सचेत कर दिया बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कि अपना सामान पैक करिए। केंद्र सरकार आपके लिए सख्त कानून ला रही है और जल्द से जल्द आप लोग यहाँ। तो जम्मू के जोगी गेट शमशान घाट में चोरों ने इस महीने चोरी की तीसरी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है और इस शमशान घाट में अक्सर चोरियां होती रहती हैं। अब मई महीने में हुई तीसरी चोरी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बीती रात एक चोर ने शमशान घाट के एक कमरे में रखे 3 दान पात्रों के ताले तोड़े और उनमें से नकदी उठाकर यहां रफू चक्कर हो गया। चोरी की ही ये वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस चोरियों के इन मामलों को सुलझाने में विफल साबित हुई है, जिससे चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। सर काफ़ी पुराना शमशान घाट है सर। यहाँ पे सर क्या किया, रात को चोर ने 3 हमारे दान पत्थर तोड़े गए हैं सर। मंदिर का गेट तोड़ा गया है, जो हमारा मेन गेट वो तोड़ा गया है सर। और सर ये 1 महीने की तीसरी चोरी इसने यहाँ पे की है सर, और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे सर इस पे सर। पुलिस वाले ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं सर। सर जो लोग यहाँ पे दान देते हैं सर, वो दान पत्थर अंदर ही पड़े होते हैं सर। वो सर उन्होंने क्या किया सर, रात को सारे दान पत्थर के ताले तोड़ के, लाख तोड़ के, वो सारे पैसे निकाल के ले गए सर। हाल ही में घोषित हुए बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के नतीजों में रामनगर स्थित गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने उम्दा प्रदर्शन किया है। स्कूल में आज आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान इन परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इन सभी बच्चों को सम्मान देकर उनकी पीठ थपथपाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये छोटे पौधे जो है हम आपका स्वागत इन पौधों से कर रहे हैं। देखिए बड़ी खुशी का माहौल है और आज बड़ी खुशी हो रही है कि रामनगर के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जिन्होंने 10th और 12th में लगभग अब 180 से ज़्यादा डिस्टिंक्शंस और पोजीशंस लाई हैं, आज लगभग यहाँ 23 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स और हाई सेकेंडरीज थे जिनके बच्चे यहाँ थे, जिनके टीचर्स यहाँ पे थे। तो हमने एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि जो भी टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं और जो पेरेंट्स अपने रात दिन की कमाई अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, उन सब का एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए। तो उसी संदर्भ में हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स किसी भी
तरीके से कहीं पे भी पीछे नहीं है। हमारे पास अच्छा स्टाफ है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, मैन पावर की भी प्रॉब्लम है, वो सुविधाएं हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मगर आज मेन मकसद यही था कि जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करें और गवर्नमेंट स्कूलों को और बेटर बनाया जाए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उधमपुर से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुकी पवन खजूरिया ने CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाए गए
परीक्षा केंद्रों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कई स्टूडेंट्स के लिए बाहरी राज्यों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए दूसरे राज्यों में जाकर एंट्रेंस टेस्ट देना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश में ही परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग की, ताकि सभी स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा हासिल करने के स्वप्न को साकार कर सके। लेकिन कुछ बच्चों का सेंटर जो है वो हमारे प्रदेश से बाहरी राज्यों के अंदर है। अब जो बच्चा गरीब है वो बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर कहीं चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान ऐसे प्रदेश में जाकर बच्चा कैसे वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देगा, क्योंकि बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कई बच्चों ने जब मन बना लिया कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम दूसरे राज्य में जाकर 2 दिन वहां पर 2 दिन एग्जाम चलेगा तो वो। नगर समिति जोड़िया द्वारा नए आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक शिविर लगाया गया। जोड़िया की तहसीलदार दीपक भारती की मौजूदगी में आयोजित इस शिविर में लोगों को सभी नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि उनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। भारतीय नागरिक न्याय संहिता नया जो अधिनियम है उसके जागरूकता के विषय में यहाँ के जोड़ियों के सिटीजन्स को उसके लिए जागरूक किया गया। हमारी पुलिस की टीम, हमारे एक एडवोकेट साहब थे, उन्होंने सबको इसके बारे में जागरूक किया। लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे इस नए अधिनियम में एक तो हमारी ड्यूटीज़ हैं बीइंग ऑफिशियल्स और कुछ लोगों की ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है, जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। जैसे प्रॉपर रिपोर्टिंग करें वो, ठीक है, अपने आसपास जो भी कुछ गलत हो रहा है। जिला पुंछ की ही तहसील मंडी की एक सरकारी स्कूल में आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य छात्रों को आतंकवाद के नुकसान के बारे में शिक्षित करना, समाज में एकता, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने आतंकवाद विरोधी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक खतरा है जो समाज में डर, नफरत और विभाजन पैदा करता है। इस अवसर पर गायन प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें 8 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के विषयों पर गीत प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। एक फैसला किया जब हमारे पड़ोसी हमारी रियासत शायद हिंदुस्तान की उन बदकिस्मत रियासतों में से है जिसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त किया है। उसके जो भी मामलात रहे हों हम उनकी बहस में तो नहीं जाते, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आने वाली नौजवान नस्ल को ये शऊर, ये बेदारी पैदा की जाए कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए नुकसानदेह है, और हर नौजवान का जहन इस तरीके से तैयार करना है कि वो दहशतगर्दी को जहाँ कहीं जिस मर्जी शक्ल में देखे उसके खात्मे के लिए न सिर्फ आवाज़ उठाए बल्कि अपने मुल्क के जो लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं उनके साथ मिलकर उसके खात्मा कर। जिला पुंछ के ही सीमावर्ती गांव झलास में पीने की पानी की भारी किल्लत की वजह से लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। झलास के वार्ड नंबर 3 में और वार्ड नंबर 4 में पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं लोग, और जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पानी सप्लाई की मांग की गई। लोगों के अनुसार उन्हें पानी लाने के लिए अपने घरों से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव में ना तो पानी की आपूर्ति हो रही है और ना ही पीने का पानी मिल पा रहा है, ना ही पानी के पंप काम कर रहे हैं। सर, हमें पानी की बहुत परेशानी है। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में हैंडपंप भी खराब पड़े हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। गाड़ी के लिए बोला कि गाड़ी में पानी दो, इस गर्मी में कहाँ जाएंगे लोग। गोलियों के बरसात में भी ये लोग पानी के बगैर प्यासे रहे, कुछ भाग गए, कुछ ऐसे रहे। माल मवेशी भी दुखी है। तो हम चाहते हैं कि हमें पानी चाहिए, और कुछ घरों में बिजली नहीं है, बिजली चाहिए। ये हमारे पीर जी हैं, इनके पास एक खंबा दिया था 3 साल पहले, आज तक वहाँ तारें नहीं लगी और कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहाँ क्या फ़ायदा है जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट देती है, वो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट देती है, लेकिन यहाँ आगे करने वाला कोई नहीं है। जंगलों की अवैध कटाई के खिलाफ छेड़े गए अभियान में भद्रवा के भलेसा इलाके में वन विभाग को एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई है। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पेड़ों की कटाई में उपयोग में लाए जाने वाले 4 कटर जब्त किए हैं। वन विभाग यहाँ आप देखिए पैदल ही करीब 1.5 महीने से 7 कटर जब्त कर चुका है। ये पिदले के जो करीब आप देखिए 1.5 महीने से ही
जब्त इन कटरों को किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों को साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर वो नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस महीने हमने 4 कटर्स पकड़े हैं और इसमें जो हमने कटर पकड़े हैं, एक कटर हमने पकड़ा है माजिद मीर से, जो कंपार्टमेंट 94 ब्लेज से पकड़ा है। दूसरा जो कटर है वो गुलाम रसूल है, जो 56 कंपार्टमेंट से पकड़ा है। तीसरा कटर है मोहम्मद रफ़ी से, जो 58 ब्लेज से पकड़ा है। और चौथा जो है मदन सिंह है, जो 12 कंपार्टमेंट से पकड़ा हुआ है। इसके अलावा हमने कोई पिछले 1-1.5 महीने में पूरे 7 कटर पकड़े हुए हैं। इसके लिए मैं अपने फॉरेस्ट जो टीम्स हैं हमारी, जो रेंज ऑफिसर के अंडर जो काम कर रही हैं, उनकी सराहना भी करना चाहता हूँ। आपने कटर्स पे क्रैकडाउन किया हुआ है, लेकिन यही मेरी अपील है आप सभी से कि आप कटर खुद ही आके यहाँ पे सरेंडर कर दें। जो ज़रूरतमंद हैं, जो बाहर से आए हैं लोग, उनसे भी मेरी अपील है आप लोग कटर जमा करवाएं इधर आके। तो आपने देखा कि पिछले 1.5 साल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी रखी गई थी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक सफलता ही से कहा जाएगा जो उन्हें हाथ लगी है। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।